बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे होंगे और थोड़े लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के बाद आप मज़ीद मोहतात हो गए होंगे। प्लीज़ डू एजुकेट योर फैमिली एंड अपने आप को भी समझाएं, अपने आप को भी बार बार याद करवाएं कि लॉकडाउन रिलैक्सेशन का कतई ये मतलब नहीं है कि चीज़ें कंट्रोल में हैं। अभी भी हमें वही प्रिकॉशंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जो हम पहले कर रहे हैं, तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। ओके, लास्ट टाइम हमने बात की थी लीड कंपनसेटर के बारे में। लीड कंपनसेटर को हमने बड़ी डिटेल में देखा था और हमने लीड कंपनसेटर के बारे में बात की थी कि कैसे डिज़ाइन होता है। लेकिन उस पूरे टॉपिक में या उस पूरी डिस्कशन के दौरान मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि लीड कंपनसेटर हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो हमने एग्जांपल सॉल्व की उसमें ज़ाहिर है क्लियर कट एक बात हमने डिस्कस की कि हमने जीटा और ओमेगा एन चेंज करना था। ठीक है, जीटा और ओमेगा एन को चेंज करना था। मैं लीड कंपनसेटर की बात कर रहा हूँ। जीटा और ओमेगा एन को चेंज करना था, दैट इज हमने जीटा और ओमेगा एन चेंज करने का मतलब क्या है कि हमने उसका ट्रांजिएंट बिहेवियर चेंज करना है। ट्रांजिएंट की बात कर रहे हैं हम। अगर हमें किसी भी सिस्टम का ट्रांजिएंट बिहेवियर चेंज करना हो, ट्रांजिएंट बिहेवियर चेंज करने का मतलब क्या है कि हमने जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू चेंज करनी हो। ठीक है, अगर हमने ट्रांजिएंट चेंज करना है, जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू चेंज करनी है, तो उसका मतलब क्या है कि रूट लोकस चेंज होगा। रूट लोकस की शेप पे फर्क आएगा, रूट लोकस चेंज हो जाएगा। तो रूट लोकस अगर हमें की शक्ल चेंज करनी हो तो हम जो है वो लीड कंपनसेटर लगाते हैं। ये सारी बातें एक ही हैं, जीटा चेंज करना, ओमेगा एन चेंज करना, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स चेंज करना या रूट लोकस की शेप को चेंज करना, ये सारी एक ही बातें हैं और एक ही चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि हम अपने सिस्टम को क्या करना चाहते हैं। हम अपने सिस्टम में अपने सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब समटाइम ऐसा होगा कि हम अपने सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स नहीं चेंज करना चाहते बल्कि हम उसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स चेंज करना चाहते हैं। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो सिस्टम है, मेरा उस सिस्टम का मतलब स्टेडी स्टेट एरर है या एरर वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है या पोजीशन एरर कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट है, वो चेंज हो जाए। तो उसको जब चेंज करना होगा हमें, उसके लिए हम लैग कंपनसेटर यूज करेंगे। ठीक है, लैग कंपनसेटर के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एक लीड कंपनसेटर होता है, एक लैग कंपनसेटर होता है। कैसे लीड बनता है, कैसे लैग बनता है, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। लेकिन अभी जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि लैग कंपनसेटर हम जो बनाएंगे, कब बनाएंगे, जब हमने अपने सिस्टम का स्टेडी स्टेट ठीक करना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें कि आई एम सेइंग के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ठीक है, जीटा ओमेगा को चेंज करने की जरूरत नहीं है, रूट टोकस की शेप को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें लेट से एरर मिनिमाइज करना है, स्टेडी स्टेट एरर को कम करना है या उसको मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो उसके लिए हम लैग कंपनसेटर यूज करेंगे। लैग कंपनसेटर का आपको पता है जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो वो था के सी इक्वल्स के सी इंटू एस प्लस वन ओवर टी। ठीक है, एस प्लस वन ओवर बीटा टी, अल्फा टी। ठीक है, यहाँ पे अल्फा था जी। और लैग लीड कंपनसेटर के लिए हमने क्या कहा था, लीड कंपनसेटर के लिए अल्फा जो है वो लेस देन वन होगा। ठीक है, लीड कंपनसेटर में अल्फा जो है वो लेस देन वन होगा। लैग कंपनसेटर में हमने बात की थी कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन वन होगा। अब मैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं क्या कहता हूँ कि जो अल्फा अगर लैग कंपनसेटर के लिए हम यूज करते हैं, उस अल्फा को मैं बीटा कह रहा हूँ। ठीक है, जस्ट टू रीनेम इट, जस्ट टू चेंज द नेम ताकि हमारी कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन बात अभी भी वही है कि अल्फा इज ग्रेटर देन वन। मैंने क्या किया, लैग कंपनसेटर के लिए मैंने अल्फा को बीटा कह दिया है। ठीक है, बाकी कोई और चीज नहीं चेंज की मैंने। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपका अल्फा जो है वो बराबर है बीटा के और बीटा इज ग्रेटर देन वन, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लीड एंड लैग कंपनसेटर। अब मुझे ये अंडरस्टूड हो गया कि अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन में मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कि अगर हम ट्रांसफर फंक्शन में अल्फा यूज करेंगे तो बेसिकली दैट विल ऑलवेज बी लेस देन वन एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग योर लीड कंपनसेटर। जब मैं
अपने ट्रांसफर फंक्शन में बीटा यूज करूंगा तो दैट इज लैग कंपनसेटर एंड बीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो ये क्लैरिटी हमें आ गई, ठीक हो गया। तो बीटा हमारा ग्रेटर देन 1 हो गया, ये लैग कंपनसेटर हो गया, ठीक है। अब लैग कंपनसेटर हम यूज कब करेंगे, जब हमें अपना क्या करना होगा, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बेहतर करना होगा, ठीक है। उसको उसको बेहतर करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा तो हम लैग कंपनसेटर यूज कर लेंगे। लैग कंपनसेटर लीड कंपनसेटर की तरह एक जीरो ऐड करेगा और एक पोल ऐड करेगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि जीरो विल बी लैगिंग द पोल, ठीक है, यानी कि जीरो विल बी लैगिंग द पोल, पोल पहले आ जाएगा और जीरो बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लैग कंपनसेटर का नाम देंगे। यहां तक क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसमें एक और जो खास बात है वो जरा सोचने वाली या उसके ऊपर फोकस करने वाली चीज है। जब मैं ये कह रहा हूं कि लीड कंपनसेटर, जिसका मैंने कहा कि रूट लोकस उससे रिलेटेड है, या जीटा और ओमेगा एन चेंज होने के लिए रूट लोकस की शेप चेंज होगी। लेकिन जब मैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस की बात कर रहा हूं तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस का मतलब क्या है कि रूट लोकस की शेप पे मुझे कोई इतराज नहीं है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी एग्जांपल थी रूट लोकस की, ये रूट लोकस की एक शेप है, इस पे मुझे कोई इतराज नहीं है। इस पे जो जीटा और ओमेगा एन सेट किया हुआ कोई भी डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जीटा और ओमेगा एन की वजह से मुझे डोमिनेंट क्लोज लूप पोल की लोकेशन पता चल रही है। उससे मुझे पता चल रहा है कि जो जीटा चाहिए और जो ओमेगा एन चाहिए वो मेरी मर्जी के मुताबिक है, मेरी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब है रूट लोकस की शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है। पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूँ कि जीटा और ओमेगा एन चेंज नहीं करना चाहते तो रूट लोकस की शेप चेंज नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। लेकिन एक और बात भी है कि जब आप किसी भी सिस्टम में जीरो और पोल ऐड करते हैं, आपको पता है जब भी जीरो ऐड होगा, जब भी पोल ऐड होगा तो क्या होगा, रूट लोकस की कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो शेप चेंज होगी, ठीक है। तो अगर रूट लोकस की शेप चेंज हो गई तो जीटा और ओमेगा एन चेंज हो जाएगा। अगर जीटा और ओमेगा एन चेंज हो गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपके जो डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन जब हम लैग कंपनसेटर बनाते हैं तो लैग कंपनसेटर में हमारे पास ये कंडीशन होती है कि हम अपने रूट लोकस को मतलब चेंज नहीं होने देना चाहते, ठीक है। एक वर्ड यूज किया जाता है विदाउट एप्रिशिएबली चेंजिंग द शेप ऑफ द रूट लोकस, ठीक है। मैं दोबारा आपको बताता हूं कि जीरो और पोल, जीरो एंड पोल्स are added by लैग कंपनसेटर। लैग कंपनसेटर ने भी जीरो और पोल का पेयर ऐड करना है such that the shape of the root locus does not change appreciably। वर्ड जो जिसपे मैं मतलब एम्फेसाइज कर रहा हूं वो है एप्रिशिएबली। एप्रिशिएबली का मतलब क्या है कि कोई ज्यादा विजिबल नहीं है चेंज, बहुत थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा इतना चेंज नहीं है कि मैं उसको उस चेंज को कहूं कि ये चेंज भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये चेंज एप्रिशिएबली कब होगा उसके लिए हम नॉर्मली एक कंडीशन डिफाइन कर लेते हैं, और वो कंडीशन क्या हमें बताती है, वो कंडीशन हमें ये बताती है कि मैं किस चीज को कहूंगा कि जो रूट लोकस है वो एप्रिशिएबली चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसके लिए जी हमारे पास कंडीशन मौजूद है। वो कंडीशन क्या है कि जो पोल और जीरो आपके लैग कंपनसेटर ने ऐड करना है, अ पेयर ऑफ जीरो एंड पोल विल बी एडेड, ठीक है। वो जो ऐड करने के बाद जो एंगल कंट्रीब्यूट करेगा, द एंगल कंट्रीब्यूटेड बाय द लैग कंपनसेटर शुड बी इन बिटवीन, मतलब अगर मैं ये कहूं S1+1/t, S+1/t, उसको S1 कह लें या S कह लें, जो भी आप कहते हैं, ओवर S+1/βt, ठीक है। ये एंगल है, ये एंगल जो है वो 0 और -5 के दरमियान होना चाहिए।
अगर आप याद करो तो हमने जब लीड कंपनसेटर ऐड किया था तो उसमें हमने ये जो एंगल था ये 30 डिग्री एंगल कंट्रीब्यूट हुआ था। जबकि मैं अब बात क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो एंगल बिटवीन 0 एंड -5 होगा तो आपके रूट लोकस की शेप में एप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि आपका ज़ीरो और पोल कुछ इस तरह से आपस में रखे जाएं, इस तरह से उनके दरमियान आप मैनेज करें कि वो एंगल 0 और -5 के दरमियान हो। अच्छा, लैग कंपनसेटर लीड कंपनसेटर की के कंपैरिजन में बनाना आसान है। ठीक है, मतलब इतना मुश्किल मुश्किल मतलब ज़्यादा स्टेप्स नहीं है जिस तरह के आपके पास लीड कंपनसेटर के स्टेप्स थे। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स जो हैं वो कम भी हैं और मतलब आसान भी है ये बनाना। और अच्छा, एक कंडीशन आपने एंगल की लगाई लैग कंपनसेटर की, इसी तरह से एक और जीरो लैग कंपनसेटर का ऐड किया है या उसके अंदर जीरो और पोल ऐड किया है, तो आपके पास जो भी कंडीशन बनती है 1/β t। ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एट डिजायर्ड डोमिनेट क्लोज लूप पोल, ये मैग्नीट्यूड जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा केसी के। ठीक है, दैट इज टू से अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं जीरो और पोल के मैग्नीट्यूड की भी बात करूं, तो ये जो जीरो और पोल मैंने ऐड किया है ये कोई इतना बड़ा मैग्नीट्यूड भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे, सारा मैग्नीट्यूड जो है वो केसी से आएगा। अगर ये कोई मैग्नीट्यूड कंट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 5 डिग्री से ज़्यादा हो चुका हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाली रिलेशन भी हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है कि लैग कंपनसेटर में आपके पास मैग्नीट्यूड कंडीशन से हमें ये पता चला कि ये दोनों जो है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन बराबर है, इट्स सेम, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब ये मतलब ये मैग्नीट्यूड A1 है, ये मैग्नीट्यूड B1 है, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ आपके पास केसी रह जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, हम इसके ऊपर मजीद बात कर लेंगे। ठीक हो गया जी, ओके। चलें हम डायरेक्टली उसके स्टेप्स पे आ जाते हैं जी। अच्छा, स्टेप्स पे जाने से पहले हमारी जो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट या हम वेलोसिटी निकालते होते हैं, नॉर्मली इसमें आपके पास पोजीशन एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट जो हमने पढ़े थे वो इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है, यू नो इट, कि अगर वेलोसिटी एरर कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मैं अभी इस बात का मतलब बताऊंगा कि एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है। वेलोसिटी एरर कांस्टेंट विद योर कंपनसेटर कैन बी रिटन एज, मतलब डीसी जो कि आपका कंपनसेटर आपने डिजाइन किया है, मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है, जी जो है वो आपके सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। तो अगर मैं एक ये आपको पता है कि ये एक रिलेशनशिप होती है केवी निकालने की। ठीक है, केवी मतलब जो हमने लास्ट टाइम भी निकाला था इसी फार्मूले से, इस फार्मूले को बेसिकली हमने ड्राइव किया था। अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूं, अगर मैं इसके ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करूं, एस टेंड्स टू 0 एस इंटू जी सी, ठीक है, एस इंटू जी सी, चलें सिर्फ जी सी रहने देते हैं यहाँ पे हम। अगर मैं जी सी यहाँ, अच्छा चले, एस इंटू जी एस, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये इसमें अगर जीसी आपने नहीं इंसर्ट किया हुआ, यानी कि अभी आपने कंट्रोलर डिज़ाइन नहीं किया हुआ, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो अभी ठीक नहीं है, दिस विल बी योर वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट फॉर दिस पार्ट, मतलब ये आपका जो गिवन सिस्टम है उसका है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज एक्चुअली के वी गिवन। ठीक है, और ये क्या है, के वी ऑफ अ कंपनसेटेड सिस्टम, COMP लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इन दोनों में अगर मैं ये वाली इक्वेशन इसके अंदर पुट कर दूं, इंसर्ट कर दूं, तो के वी कंपनसेटेड या कंपनसेशन के बाद जो के वी आ जाएगा वो क्या होगा, एस टेंड्स टू 0 जी सी इंटू ये वाली टर्म, दैट इज के वी गिवन। ठीक है, सही है जी, के वी कंपनसेटेड या कंपनसेटेड कह सकते हो आप उसको, के वी डिजायर भी कह सकते हो। ठीक है, चलें डिजायर कह लें ताकि ज्यादा आसानी से आपको समझ आ सके।
तो केवी जो डिजायर है, केवी डिजायर किसके बराबर आ गया इस रिलेशनशिप के मुताबिक, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जीसी मल्टीप्लाई बाय केवी गिवन। अगर आप इनका रेशियो निकाल लें केवी गिवन और केवी डिजायर का, तो वो किस तरह से निकाल, अच्छा जीसी जीसी के ऊपर अगर आप लिमिट लगाएं तो क्या होगा, जीसी के ऊपर अगर आप लिमिट लगाएं तो क्या होगा, ये जीसी है, इस जीसी के ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई करें एस इज 0, ये वाला एस पी 0, ठीक हो गया। यहाँ पे केसी आ रहा है, जो भी केसी मौजूद है, 1/t डिवाइडेड बाय 1/बीटा टी, तो 1/t और 1/t कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बीटा रह जाएगा, ये वाला बीटा ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप देखें तो केवी डिजायर जो बन जाएगा के जीसी क्या है आपके पास, केसी मल्टीप्लाई बाय बीटा, ठीक है। जब आप इसके ऊपर एस की लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो ये केसी मल्टीप्लाई बाय बीटा और आगे केवी गिवन, ठीक है। अगर आप देखें तो ये बीटा जो है ये वही चीज़ है जो हमें कैलकुलेट करनी थी या इसमें हमें रिक्वायर्ड है। अगर मैं बीटा की रिलेशनशिप निकाल दूं, अगर मैं बीटा की रिलेशनशिप निकालूं तो ये क्या बन रहा है जी, बीटा इज इक्वल्स टू केवी डिजायर डिवाइडेड बाय केवी गिवन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय केसी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। हमने बात कर ली कि केवी गिवन और केवी डिजायर और उसके दरमियान जो आपके पास रिलेशनशिप आ रही है वो किस तरह से आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कर लिया हमने। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जी, यहां पर मैंने कहा कि जीसी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, केसी के। और हमें यह पता है कि मैग्नीट्यूड कंडीशन का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड कंडीशन किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो इसका मतलब है के सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। और ये अंडरस्टूड, ये वाकई ऐसी बात है कि के सी की जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वो 1.00 कुछ हो सकती है, 0.9 समथिंग हो सकती है, ठीक है। यानी कि इट विल बी वेरी मच क्लोज टू 1, के सी की वैल्यू 1 के करीब होगी। with that myth, with that assumption या with that conclusion, kc अगर 1 है, kc is 1, तो आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई कि आप अगर केवी डिजायर आपको पता है और केवी गिवन आपने निकाल लिया ये आपको पता है, तो आप इन दोनों का जो रेशियो इस्तेमाल कर सकते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सिंपल सी चीज है कि आपके पास जो लैग कंपनसेटर है उसमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बीटा, वो सिंपल कैलकुलेशन से ही निकल आता है, ठीक है। बाकी आपने सिर्फ प्लेस करना है इसको किसी जगह पर, उसके मुताबिक ये भी जगह किसी जगह पे प्लेस हो जाएगा। इन दोनों को आपने चेक करना है कि आपकी मैग्नीट्यूड सॉरी आपकी एंगल कंट्रीब्यूट कितना हो रहा है। अगर वो एंगल जो है वो डिजायर्ड लिमिट में मौजूद है तो देन योर डिजाइन इज गुड एनफ, नहीं है तो यू विल जस्ट क्या कहते हैं प्लेस इट समवेयर, मतलब 1/t की या t की वैल्यू जो है वो आप चेंज करोगे। लेट्स टॉक अबाउट सम स्टेप्स। इसके स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ स्टेप्स मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर मतलब जो यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है जी, हमने रूट लोकस ड्रॉ कर देना है, ड्रॉ रूट लोकस, ठीक है जी। पहला स्टेप है ड्रॉ रूट लोकस, रूट लोकस ड्रॉ हो गया आपके पास, ठीक है। जो भी गिवन सिस्टम है ये अनकंपनसेटेड सिस्टम है ऑफ रूट लोकस ऑफ गिवन सिस्टम, ठीक है। गिवन सिस्टम का रूट लोकस ड्रॉ कर लें। दूसरा स्टेप, फाइंड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, क्लोज लूप पोल्स, ठीक है। हम डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि जी डोमिनेंट क्लोज लूप पोल क्या है। तीसरा स्टेप, हमने क्या कहते हैं डोमिनेंट क्लोज लूप पोल निकाल लिया। तीसरा स्टेप हम निकालेंगे कि जी हम हमें निकालना है कि फाइंड केवी गिवन। अच्छा, जब मैं केवी लिख रहा हूं तो जरूरी नहीं है सिर्फ केवी की बात हो, ठीक है। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। केवी डिजायर, ठीक है, केवी गिवन और केवी डिजायर आपने निकालना है फाइंड।
केवी गिवन और केवी डिजायर, आपको पता है कि ये जो स्टेडी स्टेट एरर है, ये जो भी एरर कंडीशंस हैं, ये या एरर कांस्टेंट्स हैं, ये आपको पता है तीन तरह के होते हैं, केपी भी होता है और के ए भी होता है। किसी एक प्रॉब्लम में सिर्फ एक एरर कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, या तो वो वेलोसिटी एरर होगा, ठीक है, बाकी जो है वो एक जीरो होगा और दूसरा जो है वो क्या कहते हैं इन्फिनिटी हो सकता है, मतलब के पी जीरो होगा, के ए इन्फिनिटी होगा, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू या एक कांस्टेंट जो पैरामीटर या वैल्यू है वो सिर्फ एक ही सिस्टम की होती है, या एक ही कांस्टेंट की होगी, वो कोई एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जो इनमें से जोन सा कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज अदर देन जीरो और इन्फिनिटी, वो आप इस्तेमाल करेंगे। अगर वो ये है तो ये इस्तेमाल होगा, अगर वो के ए है तो वो के ए इस्तेमाल होगा, अगर वो के पी है तो के पी इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है हमारे सिस्टम में के वी से गुजारा चल जाता है, तो इसीलिए हम के वी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड सो, इट डजंट मीन कि सिर्फ हमेशा जो है वो आप के वी इस्तेमाल करेंगे, आपको दूसरे एरर कॉन्स्टेंट्स भी यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। फाइंड के वी गिवन एंड के वी डिजायर, इससे आप निकालेंगे क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा बाय यूजिंग द रिलेशनशिप कि बीटा किसके बराबर है, बीटा जो है वो के वी डिजायर और के वी गिवन के बराबर है। अच्छा, आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने जो रिलेशन डिराइव की है वो तो के वी के हिसाब से की है। यस, वो मैंने के वी के हिसाब से की है। अगर यहाँ पर के ए होगा तो इसकी रिलेशन आप फिर दोबारा से कोई और निकालेंगे, मतलब वो के ए के हिसाब से निकलेगी। इसी तरह से अगर के पी होगा तो वो के पी के हिसाब से निकलेगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आई एम टेकिंग इट कि के वी से हम अपना काम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये निकाल लिया। पांचवें स्टेप में हम अज्यूम कर लेंगे अपना, अज्यूम कि हमारा जो कंपनसेटर है दैट इज गिवन एज जी सी, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू के सी, ठीक है। इसके ऊपर हेड डाल रहा हूँ ताकि डिफरेंस क्लैरिटी के साथ रहे कि के सी का ये लैग कंपनसेटर का कांस्टेंट है 1/बीटा टी, ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है। असल में अगर आप देखें तो इसमें जो चीज़ हमने निकालनी है वो सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है, के सी की वैल्यू भी निकालनी है, लेकिन के सी की वैल्यू मुझे पता, अंदाजन मुझे पता है कि इट विल बी अराउंड 1, मतलब 1 के आगे पीछे की कोई वैल्यू होगी, लेकिन मेनली देखें तो मुझे टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको आप अगर जनरलाइज करना चाहते हो, फाइंड के वी गिवन एंड के वी डिजायर, तो आप इसको ये भी कर सकते हो, पर्टिकुलर फाइंड पर्टिकुलर एरर कांस्टेंट फॉर द प्रॉब्लम, ठीक है। फाइंड फाइंड मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फाइंड पर्टिकुलर, ठीक है, एरर कांस्टेंट फॉर गिवन सिस्टम, मतलब जो भी गिवन सिस्टम का एरर कांस्टेंट बनता है वो आप निकाल लें। वो के पी हो सकता है, वो के वी भी हो सकता, के ए भी हो सकता है और के वी भी हो सकता है, ठीक हो गया। पांचवा स्टेप हमने कर लिया जी। छठा स्टेप देख लेते हैं जी। छठा स्टेप है हमारे पास, छठा स्टेप बड़ा सिंपल सा है, दैट इज पुट पोल या प्लेस पोल, ठीक है, अपने रूट लोकस में प्लेस कर दें। प्लेस पोल एंड जीरो, ठीक है, जीरो और पोल आपने प्लेस किया सच दैट, मतलब जरा वर्ड पे गौर करें, प्लेस करना है आपने पोल और जीरो को,
किसी भी जगह पे, किसी भी अपनी जो भी मर्जी है आपकी, उस जगह पर आप प्लेस करें सच दैट द एंगल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्लियर? मतलब मैं क्या करूंगा, मैं अपने सिस्टम में कहीं पे पोल प्लेस कर दूंगा, उसके साथ पे जीरो प्लेस कर दूंगा, कहीं पे भी कर लिया, ठीक है। बीटा मुझे पता है, वैसे तो खैर अगर मैं सिर्फ पोल प्लेस कर दूं, लेट से मैं पोल प्ले कर दूं ओरिजिन पे, या मतलब जीरो समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग पे, लेट से 0 पॉइंट क्या है जी, 0.01 पे कर दिया मैंने, 0.01 पे मैंने पोल प्लेस कर दिया, तो 0.0 पे मैंने जीरो प्लेस कर दिया। अब पोल मुझे पता है, बीटा की वैल्यू मुझे पता है कि बीटा की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब है जो पोल है, पोल की लोकेशन क्या होगी, 1/द बीटा वट एवर आई हैव, ठीक है। और अगर वो 0.01 मुझे, मतलब मैंने जहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने 0.01 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर देना। कैसे करना है अभी एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एंगल कंडीशन के ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। एंगल कंडीशन क्या है? एंगल कंडीशन इज कि ये जो पोल और जीरो हैं, दे शुड कंट्रीब्यूट एन एंगल ऑफ एंगल बिटवीन -5 एंड 0, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी? ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट, ओके। उसके बाद अगर 7वां स्टेप देखते हो, तो आप जो है वो नया रूट लोकस ड्रॉ करोगे, ड्रॉ न्यू रूट लोकस। न्यू रूट लोकस का मतलब क्या है? द रूट लोकस ऑफ जी सी एंड जी, ठीक है। जी सी एंड जी का जो है वो आप रूट लोकस ड्रॉ कर दोगे, और उससे डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल ऑलरेडी आपको पता थे, ठीक है। जो नया रूट लोकस आएगा उसके उसके हिसाब से आप उसको, उसकी मैग्नीट्यूड कंडीशन से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एडजस्ट केसी, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, क्योंकि रूट लोकस बिल्कुल, ये तो नहीं है कि बिल्कुल चेंज ना हो, 5 डिग्री के मुताबिक कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो वो जो थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसकी वजह से आपको केसी की वैल्यू को रीएडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो आपका ब्लैक कंपनसेटर डिजाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको क्लैरिफाई करते हैं फिर, ताकि हम जो है वो इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकें। ओके, लैग कंपनसेटर आपकी एक एग्जांपल है, उसको मैं रीड करता हूँ। 7.2 एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक की, ठीक है। उसको मैं रीड करता हूँ, एग्जांपल 7.2। ओके जी, कंसिडर अ सिस्टम शोन इन फिगर 7.13a, ठीक है। और वो यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के साथ है, जिसका जी जो है बराबर है 1.06 डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ठीक हो गया? क्लियर? ये आपके पास एक सिस्टम है। द रूट लोकस, उस सिस्टम का रूट लोकस उसने हमें दे दिया है। अगर नहीं देगा तो हमें बनाना आता है, हम बना सकते हैं। आपको ये पता है, ये वही वाला सिस्टम है मोरल, मतलब जो हमें पहले सॉल्व किया हुआ है, कि तीन पोल्स हैं, ये तीन पोल्स हैं, ठीक है। एक 0 पे है, एक -1 पे, और एक -2 पे, ठीक है। ये तीन पोल्स हैं यहाँ पर। डिजायर्ड डोमिनेंट, सॉरी, गिवन सिस्टम के डोमिनेंट क्लोज लूप पोल। अच्छा, चले यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूं आपको। वैसे तो मैंने पहले भी आपसे बात की हुई है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दैट अगेन। डोमिनेंट, अब जाहिर है कि इसके जो क्लोज लूप पोल्स हैं वो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बात की हुई है, डोमिनेंट क्लोज लूप पोल। डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के डॉट्स, तीन, 1 2 और 3, ये तीनों जो है क्या है, ये क्लोज लूप पोल्स हैं। इनमें से डोमिनेंट कौन सा वाला है? माइंडेड, हमें हमारे पास जो सिस्टम अवेलेबल है, सिस्टम जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल है जीटा और ओमेगा एन निकालने का किसी भी सिस्टम की, वो कहाँ, वो तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के हिसाब से है। तो यानी कि ये जो थर्ड ऑर्डर का सिस्टम है, मुझे इसको सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
यू नो इट कि हमने इसके ऊपर पहले भी बात की हुई है, पिछले किसी लेक्चर में हमने इसको मतलब डिटेल में बात की हुई है, लेकिन अभी फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्लोज लूप पोल्स हैं क्योंकि इसके 3 पोल्स हैं, 3 आपके पास जो है वो रूट्स आएंगे। इन 3 रूट्स में से जो सबसे ज्यादा करीब होगा आपके इमेजिनरी एक्सिस के, वो क्या होगा, वो डोमिनेंट क्लोज लूप पोल होगा। अभी वो डोमिनेंट क्लोज लूप पोल अगर आप देखें तो वो एक ये रूट है और एक ये रूट है। इसका डोमिनेंट क्लोज लूप मतलब इसके पहले रूट्स निकाल लें चलें, आप लोगों के लिए आसानी के लिए। ये एक आपके पास इक्वेशन या एक सिस्टम लिखा हुआ है, इस सिस्टम के रूट्स, माइंड इट मैं क्या कह रहा हूं, मैं इन सिस्टम के क्लोज लूप रूट्स की बात कर रहा हूं या क्लोज लूप पोल्स की बात कर रहा हूं। ये जो हैं -2 -1 और 0, ये ओपन लूप पोल्स हैं। ठीक है, ये ओपन लूप पोल्स हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्लोज लूप पोल्स की। और जो मैं बात कर रहा हूं क्लोज लूप पोल की, उनमें भी मैं मजीद बात एक और ऐड कर रहा हूं कि इन 3 क्लोज लूप पोल्स में से जो डोमिनेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्लोज लूप पोल कैसे निकाला जाता है? क्लोज लूप पोल निकाला जाता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यानी कि 1 प्लस जी एच, जी आपके पास 1.06 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे इसको तो आपके पास एस, एस प्लस 1, एस प्लस 2 प्लस 1.06 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो यह बन जाएगा आपके पास एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। और जब आप इसके बाहर ये वाले s को मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली ये बन जाएगा s क्यूब एस स्क्वायर 2s प्लस 1.06 इक्वल्स टू 0। ये आपकी थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे आपके पास कितने रूट्स आएंगे, या कितने रूट्स आएंगे? आपके पास 3 रूट्स आएंगे। वो जो 3 रूट्स आते हैं या 3 जो आपके पास इसको मतलब आप निकालते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से, तो उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी आपको दे देता हूँ। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और अगर मैं चलें पहले रूट्स निकालने से पहले अगर मैं इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखूं तो वो भी आप निकाल सकते हो। वो क्या होता है जी? वो क्या होता है? वो होता है g ओवर 1 प्लस जी एच। ठीक है, तो g अगर आप देखें तो g आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है 1.06, और डिनोमिनेटर में आपके पास सिंपल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो जवाब है वो एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s, ये मैंने हम लोगों ने बहुत दफ़ा निकाली हुई है चैप्टर 2 चैप्टर 3 में। तो ये आपके पास c बाय आर निकल आया। ठीक है, c बाय आर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको जब आप 0 के इक्वल पुट कर देते हो तो आपको ये क्लोज लूप होल की लोकेशन या उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसको अगर आप फैक्टराइज करो, आपके पास कैलकुलेटर्स मौजूद होंगे, आप कैलकुलेटर से इसको फैक्टराइज करो तो इसकी फैक्टराइजेशन के बाद जो आपके पास रूट्स आते हैं, मैं वो रूट्स लिख रहा हूँ 0.3307 सॉरी 0.3307 माइनस जे। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे इसके 0.5864, ये उसका एक फैक्टर है। ठीक है, दूसरा फैक्टर इसी तरह से s प्लस 0.3307 माइनस जे पॉइंट, माइनस नहीं होगा प्लस होगा 0.5864। ठीक है, 64 भी लिखा हुआ है, मेरे पास जगह नहीं है मैं नहीं लिख रहा, लेकिन 64 यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये हो गया ये दोनों का मल्टीप्लाई। और तीसरा जो इसका रूट है वो रियल रूट है जो कि s प्लस रूट नहीं फैक्टर, जो कि s प्लस 2.3386 है। ठीक है, ये सिस्टम के रूट्स हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। और अगर आप इनसे रूट्स निकालें तो अगर आप देखें तो जो मैं बात आपसे कर रहा था पहले भी और अभी मैं दोबारा बात करने लगा हूं कि आपने जो क्लोज लूप पोल्स निकालने हैं वो ये 2 कॉन्जुगेट पोल्स निकाले हैं आपने, और एक ये रियल पोल निकाला है। अब मैथमेटिकली भी हमने यही किया हुआ है। मैथमेटिकली आपके पास जो है वो एक ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इसके मुकाबले में, मतलब
this root या this factor is showing a pole, closed loop pole, which is very far from the imaginary axis. I can ignore this. ठीक है, I can ignore this because rest of the two are the dominant poles. ये उनके मुकाबले में कम डोमिनेंट है. ठीक है, तो डोमिनेंट वही होता है जो आपके इमेजिनरी एक्सिस के करीब होता है. तो अगर मैं देखूं तो जो डोमिनेंट क्लोज लूप पोल है वो आपके सिस्टम के आगे डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, चले मैं लिख देता हूं, डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स. डोमिनेंट क्लोज लूप पोल जो आपके पास आ गया वो आ गया क्या जी, वो आ गया आपके पास -0.3307 प्लस माइनस 0.5864 जे. ठीक है, ये डोमिनेंट क्लोज लूप पोल आ गया आपके पास. और अगर आपके पास डोमिनेंट क्लोज लूप पोल हो, दो डोमिनेंट क्लोज लूप पोल हो, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों से हम इसकी इसकी एक नई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं जो कि सेकंड ऑर्डर की होगी. ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं, वो सिंपल है तरीका. मतलब ये और ये फैक्टर जो है वो मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं भूल जाऊंगा. ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई सिंपल ये आ गई. ठीक है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को आप जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक हो गया जी, क्लियर है. ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए. ठीक है, अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप. ठीक है, यहां से आपके पास जो डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल आ गया उसको आप आगे चल के क्या करोगे, उसकी मदद से आपने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बनाया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी एक. उसको आप कंपेयर करोगे एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से. ठीक है, इससे जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन आ रही होगी वो सिंपल होगी, एस स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस समथिंग. ठीक है, तो इससे आपके पास ओमेगा और जीटा की वैल्यू आ जाएगी. आप इसको निकालिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे. लेकिन जीटा और ओमेगा एन की जो वैल्यू, मतलब जीटा गिवन एंड ओमेगा एन गिवन जो है, वो आपके पास गिवन सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बताता है कि जी जीटा जो है वो निकल के आ रहा है 0.491 एंड ओमेगा एन जो निकाल रहा है वो है, ओमेगा एन निकाल रहा है जी 0.673. ठीक है, ये गिवन सिस्टम की इंफॉर्मेशन है. डिजायर के बारे में वो बड़े डिजायर्ड सिस्टम के बारे में वो जो बात कर रहा है, it is desired to increase the static velocity error constant kv to about 5 per second. अच्छा, kv गिवन सिस्टम का kv क्या है, गिवन सिस्टम का kv निकालने का फार्मूला आपको पता है क्या है जी, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इनटू g, जो भी आपके पास g गिवन है, एक्चुअल g लिख लें आप यहाँ पर. ठीक है, जो एक्चुअल सिस्टम का जी है वो इस्तेमाल करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो हमने सिंप्लीफाई करके जी निकाला है वो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्चुअल वाला लिखें. तो वो जो आपके पास गिवन सिस्टम का आपका जो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है वो कहता है कि इट इज 0.53 पर सेकेंड. ठीक है, यूनिट में नहीं लिख रहा फिलहाल. डिजायर्ड सिस्टम का अगर आपकी बात करें तो डिजायर्ड सिस्टम के बारे में वो कहता है, जरा स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा. It is desired to increase the static velocity error constant kv to about 5 per second. ठीक है, ये गिवन सिस्टम का 0.53 है. केवी डिजायर के बारे में उसने खुद इंफॉर्मेशन दी है, वो कहता है कि इसका जो है ये तकरीबन 5 हो जाना चाहिए. अच्छा, आगे जो बात लिखी हुई है वो जरा गौर से, विदाउट एप्रिशिएबली चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स. ठीक है, वही एप्रिशिएबल का वर्ड है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि आपके डोमिनेंट यानी कि जो जीटा और ओमेगा एन है वो एप्रिशिएबली चेंज नहीं होने चाहिए. इसको आप अज्यूम कर लें कि ये 0.5 है, मतलब 0.491 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5. तो वो ये कह रहा है कि जो जीटा है वो 0.5 होगा और ओमेगा एन जो है वो 0.673 होगा. इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आनी चाहिए विदाउट
चेंजिंग एप्रिशिएबली, ठीक है, क्योंकि अगर ये चेंज हो जाएंगे तो डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स की लोकेशन चेंज हो जाएगी, तो हम वो नहीं चेंज करना चाहते, लेकिन हम केवी इंक्रीज करना चाहते हैं। केवी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो एरर कांस्टेंट है, स्टेडी स्टेट एरर कांस्टेंट है, स्टेडी स्टेट एरर है वो कम हो जाएगा, ठीक हो गया। जितना ज्यादा कांस्टेंट होगा उतना ही कम स्टेडी स्टेट एरर होगा, ठीक है। क्योंकि उसने एप्रिशिएबली का लवर्स इस्तेमाल किया तो उसका मतलब हमें पता है कि पोल और जीरो ने जो एंगल कंट्रीब्यूट करना है वो कितना होना चाहिए, वो सिंपल -5 और 5 के दरमियान होना चाहिए। अगर मैं स्टेप्स के हिसाब से बात करूं, रूट लोकस वगैरह उसने बना के दे दी है, बाकी चीज़ें भी उसने काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर दी हैं। अब इसमें जो चीज़ है बीटा निकालने के लिए मैं डायरेक्टली उसके मतलब सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। बीटा निकालना चाहते हो तो बीटा क्या हो जाएगा, के वी गिवन डिवाइडेड बाय, सॉरी, के वी डिजायर डिवाइडेड बाय के वी गिवन, सिंपल। के वी डिजायर कितना है जी आपके पास 5, के वी गिवन कितना है 0.53, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, मतलब हमने 10 टाइम्स जो है वो अपना जो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है उसको इंक्रीज करना है, तो बीटा की वैल्यू बाकी है आपके पास 10, ठीक है। यही जब आपको रेशो शो कर रही है कि जी 10 आ जाएगी आपके पास, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोई खास काम नहीं करना, अज्यूम करना है आपने जी कि आपके अज्यूम जो GC है दैट इज कंपनसेटर है, दैट इज गिवन बाय द फार्मूला KC, ठीक है, S प्लस 1/t डिवाइडेड बाय S प्लस 1/βt। हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा जो कंपनसेटर है वो ये है, ठीक है। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द लैग कंपनसेटर। बीटा जो है वो 1 से बड़ा है, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि 10 है। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं लेट्स अज्यूम, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो मैंने जीरो प्लेस करना है वो मैंने प्लेस कर दिया है किस जगह पर, -0.05 पे, ठीक है। जीरो जो मैंने प्लेस करना है वो मैंने प्लेस कर दिया है कहाँ पे, -0.05, ठीक है। यानी कि -1/t की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज आई हैव अज्यूम कि -1/t जो है वो बराबर है किसके, किसके जी, -0.05 के। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास जी, 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 आ जाएगी। टी मैंने अज्यूम कर लिया 20। जब टी 20 है तो आपके पास 1/βt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/200, ठीक है। दैट इज -1/βt की जो वैल्यू आ जाएगी, जो कि लोकेशन क्या बताएगी, पोल की लोकेशन बताएगी, वो क्या आ गई है आपके पास 1/200, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू -0.005, ठीक है, 0.005। यानी कि इससे 10 टाइम्स जो है वो कहाँ होगा, जीरो अगर आपने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है और लैग कंपनसेटर है, ठीक है, लैग कंपनसेटर है, लैग कंपनसेटर में जीरो लैग्स द पोल, इससे 10 टाइम्स पोजीशन पे पीछे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, -0.005 पर होगा, ठीक है। दिस इज वेयर यू पुट योर पोल एंड जीरो इन योर लैग कंपनसेटर। मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इस्तेमाल करके इसकी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं की, ठीक है। मैंने सिर्फ बीटा निकाला, बीटा निकाल लेने के बाद मैंने उसके मुताबिक खुद से ही एक जीरो पुट कर दिया, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की लोकेशन पे। आप चाहो तो कहीं और भी पुट कर देना, ठीक है। चेक करना कि क्या वाकई इससे कोई फायदा होता है। मैं भी एक यहाँ पे एक टिप ऐड करूंगा उसी के मुताबिक। मुझे क्योंकि बीटा पता था तो मुझे ये पता चल गया कि जो भी मैंने लोकेशन पुट की हुई है, यानी कि 1/t की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 0.5 मौजूद है, उसको मैंने बीटा से डिवाइड किया, 0.05 थी तो बीटा 10 था, 10 से डिवाइड करके 0.005 मेरे पोल की लोकेशन आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास जीरो और पोल प्लेस हो गए हैं। यू हैव प्लेस्ड योर जीरो एंड पोल, बट द थिंग इज अभी हमें चेक करना है कि क्या एंगल कंडीशन ठीक है, एंगल कंडीशन का कोई इशू तो नहीं है। एंगल कंडीशन मतलब जो एंगल कंट्रीब्यूशन हो रही है, या एंगल कंडीशन जो थी हमारी कि जो भी एंगल इस पोल और जीरो ने कंट्रीब्यूट करना है वो जीरो और -5 के दरमियान होना चाहिए, मतलब इससे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको आपने सिर्फ चेक करना है, चेक करना है, ठीक है। चेक कैसे होगा,
चेक कैसे होगा जी? बहुत सिंपल सा तरीका है चेक करने का। कैसे होगा? आपको ये पता है कि आपका s प्लस 0.05 है ये, और s प्लस 0.005 है। पोल और ज़ीरो की लोकेशन आपको पता है। इसका मैं एंगल निकालना चाहता हूँ। इसका एंगल कहाँ पे? डोमिनेंट क्लोज लूप पोल पे। और डोमिनेंट क्लोज लूप पोल आपको याद है, मैंने शुरू में ही निकाले थे। डोमिनेंट क्लोज लूप पोल किसके हैं जी? डोमिनेंट क्लोज लूप पोल जो है वो बराबर था -0.3307 प्लस माइनस, मैंने यहाँ से मिटा दिया तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, प्लस माइनस J.5864। ये डोमिनेंट क्लोज लूप पोल था। ठीक है, एस की जगह ये वैल्यू पुट करके निकालना आता है आपको। एस की जगह ये वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है। इस की तरह से एस की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे। ऊपर वाले सिस्टम का अलग आपके पास, मतलब इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल और इमेजिनरी आपको पता है ना। एंगल, चले, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द एंगल बाय द डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसको आप एक्चुअली क्या कहते हो? न्यूमरेटर माइनस द एंगल ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है। एंगल ऑफ न्यूमरेटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी नंबर ओवर रियल। ठीक है, न्यूमरेटर में इमेजिनरी और रियल अलग अलग हो जाएंगे। ये रियल है, इसके साथ ये रियल है, और ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट विद द साइंस। अब वो उसमें एंगल करेक्शन जो भी लगनी है, यू नो इट, हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन की हुई है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी यही होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल। ठीक है, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल। ठीक है, अब इस इमेजिनरी ओवर रियल की बात अगर मैं करूं तो s प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय s प्लस 0.005, ये डिनोमिनेटर है। इस डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो s की जगह जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये रियल और ये रियल ऐड हो जाएंगे, आप मतलब सब्ट्रैक्ट जो भी इसमें जो ये एक कंबाइन हो जाएंगे, ये इमेजिनरी नंबर होगा विद दी साइन, तो यहाँ से आपके पास एक और एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर का एंगल, ये डिनोमिनेटर का एंगल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे आपके पास जो एंगल बनेगा, जो भी एंगल आएगा, आपने वो चेक करना है कि क्या वो एंगल -5 से कम एंगल कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इट शुड बी लेस देन -5 डिग्री। तो वैसे जो आपकी बुक में जो कैलकुलेशन हुई है, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग -4। ठीक है, मतलब 5 से कम होना चाहिए बस। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ? 5 से कम, मतलब 4 का एंगल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यू आर ओके विद दिस एंगल कंट्रीब्यूशन। तो एंगल कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमारी रेंज के मुताबिक एंगल जो है वो कंट्रीब्यूट हो गया। आगे हमने केसी निकालना है, तो केसी कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड कंडीशन से निकलेगा। मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या है जी आपके पास? मैग्नीट्यूड कंडीशन है जीसी मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है, दो के अगर अगर आप देखें तो जी सी मल्टीप्लाई बाय जी आपके पास क्या आ गया? अभी इसमें के सी आपको अननोन है, जी सी आपने लिखा है जो निकाला है 0.05 डिवाइडेड बाय एस प्लस 0.005। ठीक है, ये जी सी है, और इसके साथ जो आपका जी है दैट इज 1.06 डिवाइडेड बाय एस प्लस एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास क्या है? जी सी मल्टीप्लाई बाय जी, इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों के आपके पास रिजल्ट आ गया। केसी आपके पास आ गया, केसी आगे रिजल्ट आ गया। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे? इसके ऊपर आप मैग्नीट्यूड कंडीशन लगाओगे। मैग्नीट्यूड कंडीशन पॉइंट कौन सा है जी? पॉइंट वही डिजायर्ड डोमिनेंट क्लोज लूप पोल। ठीक है, डोमिनेंट क्लोज लूप पोल, जो भी डोमिनेंट क्लोज लूप होल है उसकी वैल्यू जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जो हमने अभी थोड़ी पहले लिखी है, वो हम यहाँ पे लिख दें कि डोमिनेंट क्लोज लूप होल हो गया। ये उसकी वैल्यू पुट करके आप इसकी मैग्नीट्यूड कंडीशन अप्लाई करोगे। आपको ये पता है कि मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या कहती है आपको?
मैग्नीट्यूड कंडीशन कहती है कि जो भी आपके पास सिस्टम है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा। अब ये 1 है मैग्नीट्यूड, तो इसके मुताबिक आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो है वो केसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें देख लें तो इसमें कोई चीज़ भी अननोन नहीं है। ठीक है, सिर्फ केसी एक अननोन है, इस साइड पे 1 कर दिया आपने, मैग्नीट्यूड कंडीशन लगा के आप जो है वो अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिज़ाइन योर लैग कंपनसेटर। ठीक है, लैग कंपनसेटर जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? लैग कंपनसेटर इस्तेमाल होता है आपके सिस्टम को सिस्टम के स्टेडी स्टेट रिस्पांस को बेहतर करने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसी की कंटिन्यूएशन में होगा, क्योंकि अभी हमने पहले बात की कि क्या पहले हमने बात की कि हमारे सिस्टम का ट्रांजिएंट ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमने एक कंपनसेटर लगाना था। बाद में हमने बात की कि ट्रांजिएंट ठीक है लेकिन स्टेडी स्टेट ख़राब है, तो तब आपका एक कंपनसेटर लगा। उसके बाद प्रॉब्लम आ सकती है कि ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट दोनों ही ख़राब हैं, दोनों ही को ठीक करना है, तो फिर कैसे किया जाएगा? ठीक है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।